सचिन अपने दोस्तों के साथ गांव के गणपति बाग में बैठे हुए शहर की तमाम यादें, बातें, खट्टे मीठे किस्से सबसे साझा करता है और उस शाम वाली घटना का जिक्र करता है। सभी दोस्त बड़े गौर से सुनने के बाद उससे छेड़ने लगते हैं। सबसे मिलने के बाद दोपहर तक वो घर आता है। उसे देखकर माँ बोलती हैं, अरे बेटा, कम से कम खाने पीने का तो ध्यान रखा कर। दोस्त भला कहाँ भागे जा रहे हैं? देख, सूरज सर पर चढ़ा आया है। तेरा भाई महेश भी कब का खेत पर निकल गया। अरे माँ, सबसे इतने सालों बाद मिला तो बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। ला अब लगा दे खाना, बड़ी भूख लगी है। मुन्नी और बिट्टू कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। उन लोगों ने खा लिया खाना? सचिन माँ से पूछता है। और कहाँ होंगे? स्कूल के सामने वाले मैदान पर उछल कूद कर रहे होंगे। भूख लगेगी तब दौड़ आएंगे। तू आराम से भोजन कर, फिर कुछ बात करनी है। कहते हुए सचिन की माँ पार्वती हाथ पंखे से उसे हवा करने लगती है। सचिन खाना खाते खाते माँ से बोलता है, क्या बात है माँ? क्या बात करनी है? बताओ, मैं खाते खाते सुन रहा हूँ। बेटा, आज सुबह तेरे मन्नू चाचा आए थे, खुशबू को साथ लेकर। तुझसे मिलना चाहते थे। अरे मन्नू चाचा कैसे हैं वो? आखिरी बार तभी देखा था जब शहर जा रहा था। और वो नकचरी चूहिया तो बरी हो गई होगी। मुस्कुराते हुए सचिन माँ की तरफ देखते हुए बोला, ले, ये भी कोई बात हुई? जब तू इतना बड़ा हो गया तो क्या वो अब तक बच्ची रखी रहेगी? कितना लड़ते थे तुम दोनों बचपन में। दिन भर शैतानी करते। तू उसे छेड़ देता था, फिर वो रोती हुई तेरी शिकायत लेकर मेरे पास आती थी। समय भी कितनी जल्दी गुजर जाता है पंख लगाकर। हाँ माँ, ये तो है। सभी दोस्त भी कितने बदल गए। बचपन की वो मासूमियत, वो लड़कपन की बेखबरी, हर सुख दुख से अनजान, बस अपनी ही मस्ती में पूरे गांव में धूम मचाते फिरते थे। अब देखो सब कितने गंभीर हो गए। जिंदगी की भाग दौड़ में सब कुछ कितना जल्दी पीछे छूट जाता है ना। आज सबसे मिला तो लगा कि वाकई में सभी कितने बड़े हो गए हैं। सचिन खाते खाते कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे बेटा, यही तो इस जमाने का चमत्कार है। आज गोदी में खेलने वाले कब आपका सहारा बन जाते हैं, कोई नहीं जानता। तेरे भाई महेश को ही ले। जब तेरे बापू जिंदा थे तो कितना बेखबर घूमता था, अपनी दुनिया में मस्त। पर जब से वो गए तब से वो एकदम से बड़ा हो गया। सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। बहुत मेहनत और लगन से तुझे इतना पढ़ाया है बेटा। पूरे गांव में कहता फिरता था कि क्या हुआ मैं पार्च भई पाया तो। पर मेरा भाई एक दिन पार लिखकर बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। आज जब तू पार लिखकर काबिल बन गया तो उसके चेहरे की उस खुशी को मैं पढ़ सकती हूँ। बहुत नसीबों से मिलता है बेटा ऐसा बड़ा भाई। खुद की इच्छाओं को मारकर सबके लिए जीने वाला ऐसा बेटा भगवान सबको दे। अब तो तू आ गया है, उसका बोझ भी हल्का हो गया। भगवान की दया से बहू रमा भी इतनी अच्छी मिली है। बेचारी कभी कुछ नहीं बोलती, वरना उस रामशरण की बहू को ही लो, सबको खरे खरे जवाब पकड़ाती है। पटर पटर मुंह चलता है उसका। पार्वती मुंह बनाते हुए सर का पल्लू ठीक कर सचिन की तरफ देखते हुए बोली, हाँ माँ, भाभी का त्याग और सेवा में कभी नहीं भूल सकता। जब मैं यहाँ था तब मुझे अपने बच्चे की तरह रखती थी। कभी भी किसी भी बात के लिए मुझे कुछ नहीं बोली। अब मैं आ गया हूँ भैया भाभी, आप मुन्नी बिट्टू सबकी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। आप सब लोग बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना मुझ पर। खाना खाकर हाथ धोते हुए सचिन माँ और भाभी की तरफ देखते हुए बोलता है। रमा हाथ में खाने की पोटली लिए हुए बाहर जाने को होती है। सचिन देखकर उनसे खाने की पोटली ले लेता है। भाभी, आप और माँ आराम से खाना खाओ। आज मैं ले जाऊंगा भैया के लिए खेत पर खाना। खेत पर पहुंचकर सचिन भैया को आवाज लगाता है। महेश बेलों को बांधकर उन्हें चारा डालता है। फिर हाथ मुंह धोकर पैर की छांव में सचिन के पास आकर बैठ जाता है। आज तू आया है खाना लेकर, अच्छा किया। अपना खेत देख ले, यही हमारी कर्म भूमि है। ये धरती माँ हमारी अन्नदाता है। तूने खा लिया खाना? पहला कौर उठाते ही महेश सचिन से बोलता है, अरे कब का, आप आराम से खाओ। बहुत मेहनत करते हैं भैया आप। सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर किसान अपना खून पसीना इस मिट्टी में मिलाता है, जो फसल के रूप में ये धरती माँ कई गुना करके वापस कर देती है। और मेहनत किस काम में नहीं भाई, जो भी काम करो उसमें अपनी जान झोंक दो, तभी तो बनता है कुंदन तपने के बाद। तूने भी मेरे सपने को सच करने में कितनी मेहनत की है मैं जानता हूं।
जब भी शहर जाता था तेरे पास तो वहां सब देखता महसूस करता था, ना रहने का सही ठिकाना ना खाने का। फिर भी तूने कभी इतनी सी भी शिकायत नहीं की। भगवान मेरे भाई को खूब बड़ा आदमी बनाए। बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी सफलता मिले, पर कभी अपनी मिट्टी को मत बिसराना। ये मिट्टी ही हमारी पहचान है। बस अब तो तेरी शादी और कर दूं तो तमाम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। तेरा घर बस जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। महेश खाते खाते सचिन से बोलता है। अरे भैया, पहले मैं कमाने तो लगूं, फिर करूंगा शादी। इतनी जल्दी क्या है अभी? अरे वो तो तू आज नहीं तो कल कमाने ही लगेगा, उसमें कोई शक है क्या? और चिंता क्यों करता है? तेरा बड़ा भाई जिंदा है अभी। बस तू हाँ कर दे। लड़की हमने देख रखी है। अरे भैया, आप भी। ये कहते हुए सचिन बेलों को खोलकर हल जोत कर चलाने लगता है। शर्मा गया। हाँ हाँ हाँ। अरे तू ये काम क्यों कर रहा है? तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तू भी मेरे साथ कीचड़ में हाथ पांव पटके। चल हट, ये काम मेरा है। जा हाथ मुंह धो ले और अपना काम कर। अभी तो आया है, पहले अच्छे से घूम फिर ले, हम रात को बात करते हैं। महेश उससे हल छुड़ाकर खुद चलाते हुए कहते हैं। रात को जब उसकी माताजी और भैया उसके पास आते हैं तो सचिन जब तक सो चुका होता है। वो लोग उसे चादर उड़ाकर बांध में बात करने का सोच वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सचिन घर पर खटिया पर लेटा हुआ किसी सोच में खोया रहता है। मुन्नी और बिट्टू दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। चाचा, चाचा, पास ही के गांव में एक मेला लगा है, हमें वहां घूमना है, झूला झूलना है। चलो ना। वो चुन्नी और पीहू भी गई है अपने पापा के साथ, हमें आपके साथ जाना है। चलो ना, चलो ना चाचा, चलो। मुन्नी सचिन का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। अरे हाँ हाँ, ले चलूंगा बाबा, जाओ तैयार हो जाओ। बच्चे खुशी से उछलते हुए द्वार लगाकर अंदर जाते हैं। तभी हाथ में चाय लिए उसकी भाभी रमा आती हैं। बहुत जिद्दी हो गए हैं ये लोग। आपके आने के बाद तो ये किसी की सुनते भी नहीं। चाय पकड़ाते हुए रमा सचिन से बोलती है। अरे तो क्या हो गया भाभी, बच्चे हैं, मन होता है। और फिर अभी नहीं घूमेंगे फिरेंगे तो कब जाएंगे? ये बचपन ही तो है जिसमें इंसान जी भर कर जीता है। जब बड़े हो जाएंगे तो खुद ही सब पीछे छूट जाएगा। अरे हाँ भाभी, आप भी चलिए ना, आप भी घूम लेना, अच्छा रहेगा। सचिन चाय पीते हुए रमा से बोलता है। अरे मैं क्या करूंगी, आप बच्चों को ही घुमा लाइए, यहाँ घर में काम भी तो है। रमा बोल ही रही होती है कि तभी सचिन की मां पार्वती अंदर से आते हुए बीच में बोलती हैं। अरे बहू, क्या हुआ? काम तो होता रहेगा। सचिन ठीक कह रहा है, तू भी घूम आ जा। वैसे भी कहाँ जा पाती है, इस बहाने तेरा मन भी अच्छा हो जाएगा। चौके चूल्हे में तो जिंदगी भर घुटना ही है। तेरे ससुर तो मुझे खूब मेला घुमाने ले जाते थे, उस वक्त की बात ही और थी। अब तो मुआ ये घटने के दर्द चलने फिरने भी नहीं देता। हाँ माँ, आप भी चलो ना, खूब मजा आएगा। मुन्नी रमा की साड़ी का पल्लू खींचते हुए बोली। रमा सबके आगे मना नहीं कर पाती, वो चलने को तैयार हो जाती है। सचिन से बोलती है। ठीक है देवर जी, एक काम करते हैं, आप खुशबू को भी ले चलिए, मुझे साथ भी हो जाएगा और वो भी घूम आएगी। पार्वती को रमा का प्रस्ताव पसंद आता है। हाँ बेटा, रमा ठीक कह रही है। खुशबू बिटिया को भी साथ ले जाओ। उसका है ही कौन जो उसे घुमा लाए। मनोहर भाई साहब तो तेरे भैया जैसे ही हैं, कभी नहीं ले जाते। तू एक काम कर, उनके घर चला जा, मिल भी आना। बेचारे आए थे तब तू मिला नहीं था। और रमा को भी साथ ले आना। जा बेटा जा। ठीक है माँ, लेकिन आप घर में अकेली? अरे मुझे कौन खाने बैठा है यहाँ? अभी परीस वाली कुछ औरतें आ रही हैं, उनके साथ भजन में जाऊंगी यही मंदिर में। तुम भी घूम फिर आना तब तक। महेश भी कुछ लोगों के साथ पंचायत के काम से पास ही के गांव गया है, शाम तक ही आएगा। पार्वती सफाई देते हुए बोली। ठीक है माँ, मैं मनोहर चाचा के यहाँ से आता हूँ। भाभी, जब तक तुम तैयार हो जाओ, मैं बनवारी काका को गाड़ी जोतने का बोलता हूँ। इतना कहकर सचिन घर से बाहर चला जाता है। मनोहर लाल के घर जाकर सचिन उनसे मिलता है। खुशबू उसे देखकर शर्मा के अंदर भाग जाती है। सचिन मनोहर लाल से यहाँ वहां की बातें करने लगता है। बाद में खुशबू को मेले ले जाने का पूछता है। मनोहर लाल सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो खुशबू को साथ ले जाने को हामी भर देते हैं। खुशबू अंदर कमरे में ये सुनकर बहुत खुश होती है। तैयार होकर वो सचिन के साथ हो लेती है। रास्ते में सचिन और खुशबू बातें करने लगते हैं। और नक्चर चूहिया, बहुत बड़ी हो गई हो, शर्माने भी लगी हो। बचपन में तो मेरी खूब ढोलक बजाती थी।
और अब देखो नजरें भी ऊपर नहीं हो रही। ऐसी बात नहीं, ये हमारे संस्कार हैं। पराये मर्द से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। खुशबू सचिन की चुटकी लेते हुए बोलती है। ओहो, मैं पराया मर्द? हाँ, मैं तो शहर से पहली बार आया हूँ इस गांव में। पूरा गांव ही पराया है मेरे लिए। फिर तुमको तो इस पराये मर्द के साथ मेला नहीं चलना चाहिए। बोलो। सचिन भी जैसे को तैसा वाला जवाब हंसते हुए देता है। तभी घर आ जाता है। तब तक रमा भी तैयार हो चुकी थी। खुशबू को देखकर दोनों बच्चे खिलखिलाने लगते हैं। इतने में बनवारी काका की आवाज आती है। अरे सचिन बेटा, चलो गाड़ी तैयार हो गई, वापस भी आना है, आते वक्त रात हो जाएगी। अरे बनवारी काका, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं? आराम कीजिए घर पर, मैं बैलगाड़ी चला लूंगा। अरे बेटा, इस शहर की फटफटियां नहीं जो कान मरोरे और चलने लगेगी। बैलन को हाँकना आसान नहीं। बनवारी काका बेल की पीठ थपथपाते हुए बोले। अरे काका, आप लोग भूल गए मैं भी इसी गांव का हूं। शहर से पढ़ाकर आया, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं जानता। बचपन में खूब दौड़ाई है बैलगाड़ी। लाओ हाँका दो, मैं चला लूंगा। सचिन बड़े आत्मविश्वास से बनवारी काका से बोला। बनवारी काका उसको मना नहीं कर पाए। सभी लोग बैलगाड़ा में सवार होकर मेले घूमने निकल पड़ते हैं। रास्ते फिल्म का गाना गाने लगता है। मेले में पहुंचने के बाद सचिन सभी को झूला झुलाता है, खरीदारी करवाता है। सभी खूब मेले का आनंद लेते हैं। भाभी और खुशबू एक दुकान पर कुछ खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। बच्चे भी उनके साथ मगन रहते हैं। सचिन बाहर खड़ा खड़ा अकेला बोर होने लगता है। वो उन लोगों से आराम से खरीदारी करने का बोल खुद अकेला मेले में इधर उधर घूमकर टाइम पास करने लगता है। घूमते घूमते तभी उसे वो लड़की गुलाबो दिखाई देती है। वो उसे देखकर एकदम से उत्साहित हो जाता है, उसके पास जाने लगता है। वो लड़की गुलाबो उसे देखकर वहां से जाने लगती है। सचिन भी उसका पीछा करते करते मेले के बाहर एक सुनसान जगह पर आ जाता है। वो लड़की एक पैर केब नीचे आकर खड़ी हो जाती है। सचिन उसे आवाज देता है। अरे गुलाबो जी सुनिए तो। वो लड़की उसे देखकर भी उदास खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। ये देखकर सचिन उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। आप तो सुन ही नहीं रही, मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूं। मुझे क्यों आवाज दे रहे हैं? हमारी बस एक ही मुलाकात हुई थी उस दिन। इतने में ही आपको मेरा नाम पता चल गया। आपने ही तो उस दिन मेरे नाम पूछने पर गुलाब के फूल की तरफ इशारा किया था, इसलिए मैंने आपको गुलाबो बुलाया। सचिन मुस्कुराते हुए बोलता है। देखो बाबू, हम शहरी लोगों से ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा, तो फिर उस दिन क्या था? तुमने तो मेरे पूछे बिना ही इतना सब कुछ बता दिया था। और आज? उस दिन की बात अलग है बाबू। उस दिन हम खुश थे, पर आज नहीं है। वो लड़की चेहरा उदास बनाते हुए सचिन से बोली। क्यों आज क्यों उदास हो? इस खूबसूरत चेहरे पर उदासी कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं लगती। आप ठहरे शहर में पले बढ़े बाबू, हम गरीबन का दर्द क्या जानो, जिसके बापू एक पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी कर अपने बच्चों पर सौतेली माँ लाकर पटक देते हैं। हमरी सौतेली मैया तो हम पर बहुत जुल्म करती है। उस दिन आपसे बात करने के चक्कर में घर जाने में जरा सी देरी क्या हुई, हमरी मैया ने चूल्हे की गरम लकड़ी उठाकर हमरी वो सताई की बस मत पूछो। आंखों में आंसू लाकर वो लड़की सचिन से बोली। सचिन ये सब सुनकर अवाक रह जाता है। अरे और का बाबू, ये तो रोज का किस्सा है हमरे साथ। कल ही देखो कितना मारा उसने। बापू तो शराब पीकर कोने में पड़े रहते हैं, बस मैया ले देकर हमें ही परेशान करती है। अब तो वो जबरन हमरी शादी किसी गुंडे आवारा से करना चाहती है। उसे पैसे का लालच है, पैसे लेकर हमको बेचना चाहती है। हम तो ये दुनिया छोड़ने की सोच रहे हैं बाबू। अब हमरा मन नहीं लगता इस मतलबी दुनिया में। वो लड़की बोले जा रही थी और सचिन चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। बात सुनने के बाद वो उस लड़की से बोला। अरे ऐसा नहीं बोलते, ये जीवन भगवान का दिया उपहार है, इसे ठुकराकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सचिन उसे समझाते हुए बोलता है। आप लोगन के लिए होगा उपहार, हमारे लिए तो नरक से कम नहीं। अब तो मन चित्कारने लगा है इन सब से। ये देखो कितने जुल्म होते हैं हम पर। वो दुपट्टा ऊपर उठाकर उसे वो जख्म दिखाती है। सचिन वो सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोले। वो गुंडा बदमाश हमारी जिंदगी खराब करे, इससे अच्छा तो हम खुद ही अपनी जिंदगी ले लें।
वो लड़की नीचा मुंह कर रोने लगती है। अरे अरे, आप रोइए मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उस ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, वो आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। है ये सब बातें तो बस सुनने में अच्छी लगती है। जिस पे बीते वो ही जाने बाबू। हमरा कौन है जो हमरी चिंता करे? किसके लिए जिए हम? भोलो, ये सब भुगतने को ना ही बाबू, कभी ना ही। किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं है? नजर उठाकर देखो, कोई है जो तुम्हारा अपना होना चाहता है। सचिन के इतना कहते ही वो लड़की गुलाबो उसकी तरफ हैरानी भरी नजर से देखने लगती है। तभी सचिन फिर बोलता है, मैं सच कह रहा हूं गुलाबो, जब से तुमसे मिला हूं बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूं। मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं। मेरे लिए इतना काफी है कि तुमको जानता हूं, तुम भोली और बहुत मासूम हो। मैं आज सीधे तुमसे पूछता हूं, क्या मुझसे शादी करोगी? वो लड़की गुलाबो स्तब्ध होकर झर बनी हुई सिर्फ उसकी आंखों में देखे जा रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, आप कहां और हम कहां बाबूजी? क्या आपके घर वालों को मुझ जैसी गंवार लड़की पसंद आएगी? कभी ना ही बाबू, वो लोग हमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उदास चेहरा लिए हुए वो नीचे गर्दन कर लेती हैं। उनकी चिंता तुम मत करो, बस तुम अपना फैसला बता दो, बाकी सब मैं संभल लूंगा। सबको राजी कर हम जल्द ही शादी कर लेंगे। तुम किसी बात की चिंता मत करो। आप जैसा वर पाकर तो कौन लड़की धन्य नहीं होगी बाबू? हमको तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई सपना देख रहे हों। चेहरे पर एक अनजानी खुशी लिए वो लड़की सचिन की तरफ देखते हुए बोली। सचिन भी खुश होकर उसे गले लगा लेता है। तभी उसे पीछे से भाभी की आवाज आती है, इधर सुनसान में क्या कर रहे हो देवर जी? हम लोग कब से आपको ढूंढ रहे हैं। अंधेरा हो गया है, बखत पर घर पहुंचने के लिए अब चलना पड़ेगा। सचिन पीछे मुड़कर देखता है तो थोड़ी दूर उसे भाभी खड़ी नजर आती है। वो गुलाबो से वहीं मिलने का बोलकर पलटकर जाने लगता है। तभी गुलाबो उससे बोलती है, मिलना जरूर बाबू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम देर कर दो। गुलाबो एक अनजाने डर से सहमी हुई सी उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही यहीं पर तुमसे मिलने आऊंगा। अभी तो ये मेला 2-3 दिन और चलेगा। हम कल फिर यहीं बात करेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए सचिन वहां से चला जाता है। सचिन जैसे ही भाभी और खुशबू के पास पहुंचता है, वो उससे पूछने लगती हैं, उस अंधेरे में किससे से बातें कर रहे थे देवर जी? कौन था वहां? अरे एक दोस्त मिल गया था पुराना, बस उसी से बतिया रहा तहस। सचिन वापस उसी जगह को देखते हुए सर पर हाथ फेरकर भाभी से बोला। वो लोग बैलगाड़ी में बैठकर वापस गांव की ओर चल देते हैं। रास्ते में बैल अचानक से पांव पटकते हुए वहीं रुक जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ते। सचिन परेशान हो जाता है। पीछे आ रही दूसरी बैलगाड़ियां भी आगे नहीं बढ़ती। उनके बैल भी वहीं खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक उम्रदराज बाबा वहां से कुछ लोगों के साथ गुजरते हैं। उनको इस तरह रास्ते में अटका हुआ देख उनसे कारण पूछते हैं। उन लोगों के बताने पर वो आसपास गौर से देखते हुए बोलते हैं, अरे बिटवा, लगता है आसपास जरूर कोई काली शक्ति है, तभी ये बैल आगे नहीं बढ़ रहे। बैल या तो किसी जंगली जानवर का खतरा भांपकर या फिर किसी काली बुरी शक्ति के आसपास होने से ऐसा करते हैं। आप सभी गाड़ी वाले लोग उस पीछे के रास्ते से चले जाओ। ये जगह है ही ऐसी, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुसर फुसर करने लगते हैं। सभी को उन बाबा की बात पर यकीन हो जाता है, पर सचिन इन सब पर यकीन नहीं करता। लेकिन भाभी और बच्चों के जोर देने पर वो पीछे वाले रास्ते से जाने को तैयार हो जाता है।